मॉर्निंग वीवर्स। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता रही है। यह जो है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, सत्तात्मक सभ्यता थी। और इस सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले पता लगता है वो जो है 1826 में चार्ल्स मैसन को पता लगता है, जब वो एक टिल्ले की खुदाई कर रहे होते हैं। उसके बाद 1856 में जब लाहौर से लेकर कराची तक की जो एक रेलवे लाइन बिछ रही थी, उस रेलवे लाइन की खुदाई के दौरान बड़ी बड़ी ईंटें मिली। उसमें पता लगा कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रही होगी, क्योंकि इस तरह के एविडेंस वहां से मिल रहे थे। उसके बाद इसकी जो सिस्टमैटिक अगर हम बात करें इसकी जो डिस्कवरी की, तो वो 1921-22 में पता लगता है, जब सबसे पहले हड़प्पा की खोज होती है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की। दयाराम साहनी का बहुत बड़ा योगदान है, राखलदास बनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है, और उस समय जो जॉन मार्शल थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सबके योगदान के परिणाम स्वरूप भारत में हमें इस बात का पता लगा कि एक इतनी बड़ी सभ्यता जिसका केंद्र जो है शुरुआती दिनों में सिंधु घाटी था, इसीलिए इसको कुछ इतिहासकारों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है या कौन कौन से इसके नाम है। बात करेंगे इसका प्रसार कितना रहा है, बात करेंगे इसके कौन कौन से केंद्र रहे हैं, और उसके बाद बात करेंगे इसका जो है खोज के और क्या क्या पहलू है, क्या क्या यहाँ से एविडेंस मिले हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है बीए के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फंडामेंटल है, एमए के स्टूडेंट्स के लिए भी, और ज़्यादातर जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सी सेट एग्जामिनेशन, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब स्कोरिंग एरिया होता है, और उसका बहुत फेवरेट टॉपिक होता है ये यूपीएससी के जो पेपर सेटर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा पीसीएस, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे पंजाब या जितने भी सर्विस कमीशन है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन है, तो सभी में ये क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लिसनर या जो भी व्यूवर्स इसको सीरियसली ले, इस टॉपिक को कॉपी पेन आप हाथ में ले सकते हैं, उस पर रिटर्न करते रहिए कुछ कुछ, ताकि आपका पैराडाइम बढ़े, लर्निंग पैराडाइम बढ़े। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की गुजारिश आ रही कि सर जो है हिस्ट्री हमें बोरिंग स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में ट्रिक्स भी बताऊंगा, ईजी वे में बताऊंगा कि हाउ टू एक्सेप्ट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले इसकी जो मुख्य केंद्रों की मैं बात कर रहा हूँ, इसके मुख्य केंद्र जैसे हड़प्पा है, उसके बारे में मैं पूरा डिस्कशन आपको यही करना चाहता हूँ कि इसकी जो खोज आप पढ़ेंगे आराम से। उसके बाद यहाँ से क्या क्या एविडेंस मिले वो आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस लेक्चर को हम खींचना चाहें तो ये 2 घंटे का लेक्चर है, लेकिन ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूँ कि हड़प्पा का सबसे पहले खोज हुई और इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पा पड़ा है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, उसके ऊपर अभी अभी एक मूवी भी बनी थी। इसको राख का मतलब मुर्दों का टीला भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े अटैक का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। बहुत बड़ा बाथरूम मिला, ग्रेट बाथ मिला, अन्नागार मिला। तो ये सब आप डिस्कस करूंगा मैं कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी ने कैसे की। उसके बाद हम कालीबंगा की बात करेंगे। कालीबंगा यानी काली चूड़ियां करके है, ये कालीबंगा जो है राजस्थान में है। ये यहाँ से हमें थोड़ा रूरल कल्चर के एविडेंस मिलते हैं और यहाँ से चूड़ियों के अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का बहुत ही, जब हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देते हैं तो वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कालीबंगा से, तो कालीबंगा के बारे में भी हम डिस्कस। लोथल एक इसका एक मुख्य केंद्र था, जो कि बहुत बड़ा बंदरगाह था, बहुत बड़ा पोर्ट था, जहाँ एक गोदीबाड़ा के अवशेष मिले। तो हमें पता चलता कि ट्रेड और कॉमर्स का जो एक बहुत बड़ा हब था लोथल, जिसकी खोज जगपति जोशी ने की। और आप देखेंगे कि लोथल जो है वो पूरा सेंटर पॉइंट है, फारस, ईरान, इराक, वहां से जो है ट्रेड करने का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल ये सेंटर पॉइंट है। जैसे आजकल का हमारा जो जो आप देखेंगे प्राचीन काल में आप देखेंगे सिल्क रूट होता, वैसे ही लोथल एक बहुत बड़ा ट्रेड कॉमर्स का सेंटर है। तो लोथल के बारे में, इसके अलावा कोट दीजी वगैरह, इसके कई केंद्र हैं। तो ये केंद्रित सभ्यता है। अर्बन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो ये सब हम बात करेंगे। नाम की अगर बात करें तो कुछ इतिहासकार इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसको प्री
आर्यन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि आर्य जो भारत में 1500 बीसी में आए, तो ये आर्यों से पहले सभ्यता थी। और यहाँ पे आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं, आप लर्न करते हैं कि ये वैदिक काल से पहले जो है अर्बन सिविलाइजेशन थी, जबकि वैदिक जो कल्चर है वो तो एक रूरल सिविलाइजेशन। तो इससे हमें पता लगता है कि ये द्राविडियन कल्चर थी। तो ये नाम के बारे में भी लगभग सभी इतिहासकार अपना अपना विचार देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रसार की, प्रसार इसका जो है ये बेसिकली एक त्रिभुजाकार प्रसार है इसका। ऐसे नॉर्थ में अगर आप देखें तो मांडा एक प्लेस है, मांडा। ईस्ट में आप देखें तो आलमगीरपुर है। वेस्ट साउथ में देखें तो दैमाबाद है। और वेस्ट में आप देखें तो सूतकांगेंडोर है। तो इस तरह ये सभ्यता जो है त्रिभुजाकार रूप में ट्रायंगल एरियाज में फैली हुई थी। इसका एरिया काफी बड़ा एरिया था, काफी विस्तृत एरिया में फैली हुई थी। तो आज हम इस बात को लेकर बहुत अचरज में महसूस करते हैं कि एक ऐसी सभ्यता जो कि सुमेरियन सभ्यता से भी बड़ी, जो कि मिस्र की सभ्यता से भी बड़ी, जो कि मेसोपोटामिया से भी बड़ी है, तो इस सभ्यता के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने आपको प्रसार बताया। विशेषताएं अगर बात करें तो जो सबसे पहली इसकी विशेषता है वो ये है कि सांस्कृतिक यहाँ पे एकता है, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है। यानी हर चीजें यहाँ पे जो है, जैसे कल्चरल यूनिटी में आप देखोगे कि मोहरें जो मृदभांड की बनी हुई वो लगभग उनमें समानता है। दूसरा आप देखोगे कि जो लिपि है वो चित्रात्मक है। तीसरा आप देखोगे कि जो मिट्टी बर्तन बनाने की कला वो भी लगभग एक समान है। नगर व्यवस्था पूरी की पूरी इक्वल है, इग्लिटेरियन है। आप देखोगे कि यहाँ के जो बाट है, पैमाना है, नाप तोल का सिस्टम है, वो भी सारे का सारा जो है इक्वल है। उसके अलावा आप नगरीकरण देखोगे वो भी लगभग लगभग आप देखोगे यूनिफॉर्मिटी है। मात्र सत्तात्मक समाज है पूरे का पूरा। इसके अलावा आप देखोगे कि ये सभ्यता जो है कांस्य युगन सभ्यता, ब्रोंज एज है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो है पाषाण काल से लेकर और ताम्र पाषाण काल के बाद की ये जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये ब्रोंज एज है। सबसे पहले जो मेटल मिला था वो तांबा मिला है, उसके बाद कांसा मिला है। और वैदिक काल के लोग हमारे यहाँ पे क्या लेके आए, लोहा लेके आए, आयरन लेके आए। इसलिए जो है इसको जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन को, और मगध को सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। और ऐसे हम धीरे धीरे सारे टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। सभी मेरे स्टूडेंट से, सभी मेरे शुभ चिंतकों से मेरी गुजारिश है कि इस मेरे चैनल को कंटिन्यूअस आप सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। और आपका जो जो रिस्पॉन्स आएगा, कमेंट्स आएगा, लाइक आएगी, या कोई भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती तो मैं अवश्य करने के लिए तैयार रहता हूँ। और ये आपको मैं जो दे रहा हूँ ये बहुत बड़ा क्रेडिट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसके बाद ये जो सारी की सारी स्क्रिप्ट की बात करें तो वो बड़ी क्या है, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, चित्रात्मक। तो ये पहली जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ की जो यूनिटी है वो कल्चरल यूनिटी है, यूनिफॉर्मिटी। दूसरी जो है कि नगर नियोजन, यानी टाउन प्लानिंग यहाँ पे बहुत अव्वल दर्जे की है। घर के जो जो गलियों के दरवाजे वो एक दूसरे को समकोण पे काटते, ऐसे, यानी ऐसी प्लानिंग है जैसे आजकल की चंडीगढ़ की आप प्लानिंग देखिए, ऐसे, यानी एक गली दूसरी गली के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट है। यानी ऐसी प्लानिंग है कि किसी को कोई खोने का खतरा नहीं, कुछ कहीं यहाँ से चलेगा यहाँ चौक पे आ जाएगा, यहाँ से इस चौक पे आ जाएगा, यहाँ से इस चौक पे। जो प्लानिंग आप चंडीगढ़ की देख रहे हो, जो प्लानिंग आज लंदन पेरिस की प्लानिंग है, वो प्लानिंग हमारे इंडिया के अंदर, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आज से लगभग 4000 साल पहले थी। तो आज भी इतिहासकार इस पर बड़ा अचरज महसूस करते कि इतना डेवलप था हमारा देश। और इसलिए हमारे देश को जो है स्पैरो ऑफ गोल्ड कहा गया, सोने की चिड़िया कहा गया, इसलिए कहा गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। जैसे माप तोल के बाट हो गया, कुम्हार ने अपना बर्तन बनाना शुरू कर दिया है, लिपस्टिक के अवशेष मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स के अवशेष मिलते हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे हमें गोदीबाड़ा के अवशेष मिले हैं, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी है, ऐसे बहुत से इसमें अवशेष मिलते हैं। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, साइंस है, वो बहुत अव्वल दर्जे की है। साइंटिफिक टेम्परामेंट है लोगों का। वो आगे देखोगे सामाजिक जीवन कि यहाँ के लोग जो है उनका रहन सहन, उनका जो खाना पहनावा बड़ा ही अव्वल दर्जे का उन्नत समाज है। वो मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, मनोरंजन के साधन भी मिलते हैं, पालतू पशुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। और लाइफ का जब बर्थ से लेके डेथ तक उन्होंने एक अपना सोशल लाइफ का पूरा प्रॉपर वे बनाया हुआ। और यहाँ का आप समाज देखोगे तो समाज बिल्कुल इग्लिटेरियन सोसाइटी है, कोई कास्टिज्म नहीं है,
कोई सती प्रथा नहीं है, कोई पर्दा प्रथा नहीं है, कोई किसी भी तरह का मतलब सिस्टम यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पे जो है मदर इज द सुप्रीम पावर ऑफ फैमिली, शी इज कंसिडर्ड एज द मास्टर ऑफ फैमिली। एक्चुअली मैटरनेटिक सोसाइटी है, मात्र सत्तात्मक समाज है। तो आज जैसे हम आज हमारी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो आप 4000 साल पहले के लोग, द्राविड़ लोग, जो इतना मान सम्मान देते हैं कि मदर को, कि माँ बहन कितनी बड़ी फिलोसफर हो सकती है, कितनी बड़ी टीचर हो सकती है, एक पत्नी कितनी बड़ी मोटिवेशनल फैक्टर हो सकती है। मैंने इस चीज को महसूस किया कि जो मेरी पत्नी है मिसिज किरण, वो हमेशा मेरे साथ मतलब हर मौके पे आगे बढ़ती रहती है और मेरे को बहुत मोटिवेट करती है, और मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। तो ये चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि देखो ये समाज कितना सामाजिक रूप से उन्नत समाज था। हाँ, ये देखो कि उसके बाद आप देखते हो कि लेडीज की सिचुएशन लगातार डिक्लाइनिंग होती रही है। तो ये मैंने बताया सामाजिक जीवन के बारे में, इनका रहन सहन, इनका लाइफस्टाइल, इनका खान पान और ये सब चीजें। उसके बाद आप देखोगे धार्मिक जीवन, कहीं न कहीं ये एविडेंस हमें मिलते हैं। हालांकि मंदिर मस्जिद का कोई एविडेंस नहीं मिला, गुरुद्वारा साहब का कोई एविडेंस नहीं मिला। अगर गुरुद्वारा साहब उस टाइम होते तो बहुत अव्वल दर्जे का होता काम हमारा, लेकिन गुरुद्वारा का, मंदिर का, मस्जिद का अवशेष नहीं। लेकिन ये पता लगता है कि जैसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, या कोई और अंतिम संस्कार के अवशेष मिले हैं, कहीं पे कुत्ता दफनाया गया है, कहीं पे कपल्स को साथ में दफनाया गया है। तो ये सब लगता है कि कुछ न कुछ वो लोग धार्मिक रूप से बिलीफ होगा उनका जरूर कोई। क्योंकि इंसान जब दुनिया में आता है तो सबसे पहले कोई इंसिडेंट घटती है, इंसिडेंट घटती है तो उसके रिस्पॉन्स आते हैं बाद में, और रिस्पॉन्स के बाद जो दूसरी चीज आती है बिलीफ उसके बाद बनती है, और बिलीफ से बिहेवियर बनता है। तो और बिहेवियर से ही हमारे जो एटीट्यूड्स बनते हैं। तो इनका एटीट्यूड्स भी मुझे लगता है कुछ न कुछ रिलीजियस रहा होगा। आई एक्सेप्ट द थिंग, रिलीजियस इनका रहा है। तो उसके बारे में हम डिस्कस मैं बार बार करता